गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से दूंगा। और आपके इस प्यार और सपोर्ट की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं, है ना। और आप लोग भी आई होप सो कुछ तो सीख ही रहे होंगे। और मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ ताकि आप अपने जीएस के सेगमेंट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। देखिए ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है। आप अगर इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका ऊर्जा और परिवहन, ये दोनों आपका क्या है, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत नहीं है ना। शिक्षा है, आवास है और स्वास्थ्य है। ऑप्शन सेकंड और फोर कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर सी का है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। किन्होंने लिखा है, याद रखें कहाँ लिखा है, जेल की दीवारों पर। ऑप्शंस क्या है आपका, मदन मोहन मालवीय, बीडी सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और शरद चंद्र। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, बीडी सावरकर होगा। कौन होंगे, बीडी सावरकर ने जेल में। अच्छा, कौन से जेल में, तो याद रखिएगा हम लोग काला पानी का सज़ा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपका जेल था, सेल्यूलर जेल, वहाँ पे इन्होंने जेल में जो उनको सज़ा दिया गया था, अंग्रेजों ने दी थे, उस टाइम इन्होंने ये कमला महाकाव्य लिखा। ठीक है। अच्छा, जब बात कर लेते हैं हम लोग बीडी सावरकर की, तो इनसे रिलेटेड एक दो और डेटा ले लेते हैं। बीडी सावरकर ने 1904 में, कब, 1904 में अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत नाम का क्या किया था, एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। चलिए फ्रेंड्स, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, यानी कि कौन सा ऐसा मंदिर है, ऑप्शंस में दिख रहा है, मंदिर या मॉन्यूमेंट कह लीजिए, सबसे पुराना है, जिसमें आपका स्वर्ण मंदिर है। ये तो पंजाब में है, काफ़ी लेट बना होगा। और ताजमहल भी 1632 के आसपास का बन रहा है ना, शाहजहाँ द्वारा। तो मेरे हिसाब से खजुराहो मंदिर और अजंता एलोरा का फाइट होगा। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, अजंता एलोरा। इसका जो बनने का स्टार्ट हुआ है वो 5वीं सदी से हुआ है। कब से, 5वीं सदी से, यानी कि आपका 500 AD के आसपास से इसका बनना स्टार्ट हुआ है। चलें आगे। और खजुराहो मंदिर का जो बनने का निर्माण हुआ है वो 950 AD से स्टार्ट हुआ था। कब, 1950 से। तो चलें, आंसर इसका क्या होगा, आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो तमाशा जो है महाराष्ट्र का है, याद कर लीजिएगा, ये सही है। बाउल पश्चिम बंगाल का है, ये भी सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। गलत यानी कि सुमेलित नहीं है, आंसर तो यही होगा। झूमर हरियाणा, ये गलत है। झूमर जो लोक नृत्य है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो आपका मीन सेंट्रल इंडिया जो आता है, यहाँ से लेके ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है, वहाँ पे आपका झूमर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो आई होप सो आप लोग सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, कौटिल्य, कालिदास, विशाख दत्त और भास। तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौटिल्य ने क्या लिखा। तो कौटिल्य ने बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। अच्छा, अर्थशास्त्र में है क्या, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का कोई चीज़ नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें क्या दिया है, पॉलिटी का दिया हुआ है। ये ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र एक बुक है जो कौटिल्य ने लिखा था, और इस बुक में क्या है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल्ड है, जिसमें राजा कैसे शासन करेंगे ये सब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, वेरी गुड, आप लोग को पता होना चाहिए था। ऑप्शन से आपके पास 5, 6, 8 और 11। तो आंसर क्या है आपका 5। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे ABCFR, ठीक है, ऐसे याद रखिए। ए से हो गया अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, एफ से हो गया फ्रांस और आर से हो गया रसिया। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, 5 सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा 10 जो है अस्थायी सदस्य हर बार चुना जाता है। अस्थायी सदस्य हर 2 साल पे चुना जाता है, कितने पे, 2 ईयर्स के लिए चुना जाता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हीराकुंड बांध स्थित है। तो आई होप सो इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा। इसका आंसर हम लोग को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में बिहार की औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार एग्जाम्स, है ना। बिहार का मेन डेटा है ये, आपसे पूछ रहा है 11 से 2001 से 2011। अच्छा 11 के बाद क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25% के आसपास। कितना? 25% का ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा दिन है, बेसिकली हम लोग बड़ा दिन के नाम से 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जो गलत है। हालांकि 21 दिसंबर जो होता है वो आपका सबसे छोटा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और सबसे बड़ा दिन होता है हम लोग का योगा डे। याद कीजिए आप, योगा डे कब है, कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? योगा डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 21 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी समय नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो आपका अर्थ का है, वहाँ पर सबसे बड़ा दिन पाया जाता है और सबसे छोटी रातें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? देखिए मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज होता हूँ इन दोनों में, हेरोडोमर और महालनोबिस मॉडल। ठीक है, महालनोबिस मॉडल। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर है। ठीक है, और महालनोबिस कौन से हैं आपके? सेकंड है। कौन से? सेकंड है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? वंस मोर मोस्ट जो है आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि कौन कौन कब आया है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कौन सा? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं होगा, ये होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था कब से कब, वो भी जानना जरूरी है। तो ये था 375 से 414 AD। ठीक है, ये किस वंश से रिलेटेड थे? तो देखिए गुप्त लगा हुआ है, गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति वन संबंधित है। अच्छा, निम्न में से किसका जो है वो आपका जो समाधि स्थल है उसको शांति वन कहा गया है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर हम शांति की बात करें, महात्मा गांधी का तो राजघाट है, आपको पता होगा क्या बोलते हैं? राजघाट बोलते हैं। ठीक है, जब भी बात अगर इंदिरा गांधी की होती है तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी का शांति वन तो है नहीं, इंदिरा गांधी शांत तो थी नहीं। इंदिरा गांधी के जो समाधि स्थल हैं उसको क्या बोला जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। और जब बात करेंगे चौधरी चरण सिंह का, तो याद रखिएगा इनके समाधि स्थल को कहा गया किसान घाट। क्या कहा गया? किसान घाट कहा गया। तो अब ऑप्शन में बच कौन गए? बच गए हमारे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उनको क्या कहा जाता है? शांति वन कहा जाता है। बी क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चीन के हांगझू में आयोजित एशिया खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि जो आपका प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये एकदम करेंट क्वेश्चन है और बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट में भी कि हमारे एग्जाम में भी आ जाए। तो किसको बनाया गया है? प्रायोजक कौन बना है? तो वो बना है आपका अमूल। कौन बना है? अमूल बना है। अच्छा, जब बात आ गई एशियाई गेम खेल का, तो एशियन गेम्स का जो आपका आयोजन है वो कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा चीन के हांगझू शहर में। कहाँ हुआ है? चीन के हांगझू शहर में। अच्छा, ये कौन सा नंबर का एशियाई गेम था? तो 19वां था। कौन सा? 19th एडिशन था आपका एशियाई गेम का। फिगर बात कर लें इसमें फर्स्ट रैंक कौन लाया है? तो इसमें फर्स्ट रैंक है आपका चाइना का। कहाँ? चाइना का। अच्छा, चाइना ने कितने गोल्ड जीते? तो चाइना का 201 गोल्ड है। ठीक है। अच्छा, सेकंड रैंक इसमें किसका है? तो याद रखिएगा सेकंड रैंक है किसका? जापान का। किसका? जापान का। और थर्ड कौन सा रैंक है इसमें एशियाई गेम में? तो थर्ड आपका कौन सा है? कोरिया है। कौन है? कोरिया है। और लास्ट आ गया आपका फोर्थ पोजीशन। तो याद रखेंगे एशियाई गेम 2023 जो 19वां एडिशन था, इसमें भारत का रैंक फोर्थ है। इंडिया का रैंक क्या है? फोर्थ है। और क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो याद रखिएगा इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। जब बात करेंगे गोल्ड मेडल की तो 28 गोल्ड है। कितना गोल्ड है? 28 गोल्ड है। फिर हम बात करेंगे सिल्वर का तो 38 सिल्वर है। कितना है? 38 सिल्वर। और फिर बात करेंगे ब्रॉन्ज का तो 41 ब्रॉन्ज है। कितना है? 41 ब्रॉन्ज है। अगर टोटल की बात कर लें, इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66 और 41, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 107। कितना आ गया? 107 मेडल टोटल इंडिया ने ग्रैब किया इस एशियाई गेम में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए झेलम नदी
का उद्गम स्थल कहाँ होगा आपका? ऑप्शंस क्या क्या है आपका? रोहतांग, कैलाश पर्वत, बैरीनाग और कुल्लू। तो आंसर क्या होगा? बैरीनाग। क्या होगा? बैरीनाग। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे बीएसएफ का गठन कब हुआ है आपका? ऑप्शंस देख लें, 1963, 1965, 64 और 66। तो आंसर है आपका 1965। अब बात कर लें बीएसएफ, तो बीएसएफ का जो मोटो है, मोटो कह लीजिए या आप स्लोगन कह लीजिए, वो क्या है? बीएसएफ का स्लोगन है ड्यूटी टिल डेथ, यानी अपने आखिरी सांस तक आपको क्या करना है? अपना कर्तव्य निभाना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक कौन है? तो देखिए हम लोग जब हिंदी की बात करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ऑप्शन में आपका क्लियर कट कर दिया है कि ये सीएजी नहीं है। कौन है? सीजीए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और अब बात कर ले 28 सीजीए कौन बने हैं? तो वो कौन से हैं? श्री एसएस दुबे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट का क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना है। कौन है? श्री एसएस दुबे। और फुल फॉर्म क्या होता है सीजीएल का? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अच्छा, बात कर ले हम लोग सीएजी के बारे में कि वर्तमान में सीएजी हैं कौन? तो याद रखेंगे वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जीसीएम बोल लीजिए आप। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कौन से हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम लोग सीएजी यानी कैग बोले, और लेखा महानियंत्रक को हम लोग बोले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो आई होप सो आपको इन सब का आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और बिहार। तो आंसर क्या होगा आपका? केरल। बचपन से ही हम लोग जानते हैं इस बात को कि भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति का मतलब यह है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आंसर ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है 61 में, 47 में, 71 में और 64 में। तो आंसर क्या होगा? 1961 में गोवा क्या हुआ? आज़ाद हुआ। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, लिबरेशन डे मनाते हैं गोवा का। चलें आगे। अच्छा, गोवा को किसने अधिकार में रखा था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली कह लीजिए, और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाल थे। चलें आगे। वास्को डी गामा जिसने 1498 में भारत की खोज की, वह एक पुर्तगाली नाविक था। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल यानी डेजर्ट की बात कर रहा है। ये डेजर्ट कहाँ है आपके? दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में आपका क्या है? कालाहारी डेजर्ट है। अच्छा, अफ्रीका में किन देशों में है ये? अगर हम बात कर ले तो 2 देशों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? एक को हम लोग बोलते हैं बोट्सवाना। क्या बोलते हैं? बोट्सवाना कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कहाँ है आपका? नामीबिया में है। कहाँ है? नामीबिया में है। यहाँ पर आपका कौन है? कालाहारी डेजर्ट है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? मठ का मतलब एक तरह का आप कह लीजिए एक सेंटर जहाँ पे शिक्षा दी जाती हो। तो ऑप्शंस है आपके पास मथुरा, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका? मथुरा होगा। शंकराचार्य ने इन 3 जगहों पर कहाँ कहाँ? मथुरा, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में, द्वारिका, श्रृंगेरी और पुरी यहाँ पर मठ का स्थापना किया है, मथुरा में नहीं किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे बोले, या कबीर के गुरु कौन थे ये बोले? तो याद रखिएगा कबीर के गुरु कौन थे आपके? स्वामी रामानंद। कौन थे? स्वामी रामानंद कबीर जी के गुरु थे। किनके गुरु थे? कबीर जी के, ठीक है। अच्छा, बात कर लें थोड़ा सा कबीर जी के बारे में। तो याद रखिएगा कबीर किस टाइम के आपके कवि थे? तो 15वीं शताब्दी के, 15th सेंचुरी का, ठीक है। जब बात करें कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा वाराणसी में हुआ है। कहाँ? वाराणसी में कबीर जी का जन्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, कबीर जी की जो वानियाँ थी, जो वो बोलते थे, है ना, उसके जो संग्रह हैं उसको क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर के वानियों के संग्रह को हम लोग बीजक कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
तो आई होप सो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया। तो आंसर होगा क्या? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भारत की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत के समाचार एजेंसी का नाम पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, जो टोटल बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मुख्यालय है, तो वही उसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नालंदा का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर क्या होगा आपका? बिहार शरीफ। ऑप्शन भी देखते हैं बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। नालंदा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बिहार शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या क्या है? बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तराखंड। ये ध्यान में रखिएगा, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वापस से बहुत डीप और क्विक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको इसको क्लियर करने के लिए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग वन का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 रहा था। तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल सही है ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबरनाथ का मंदिर यानी महाराष्ट्र में जो है वो बेसर शैली से निर्मित है। तो याद रखेंगे बेसर शैली से ही निर्मित है ये आपका। सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासकों के विषय के जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलता है या में मिलता है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सही है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने। ये भी ध्यान में रखना है। फिलहाल हम लोग बात कर लें चोल शासकों के विषय में जो जानकारी है वो आपके इस पुस्तक से जो मृच्छकटिकम है इससे नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा जो ये बुक है मृच्छकटिकम, इससे किसकी जानकारी मिलती है? इससे गुप्त वंश की डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी जिसको हम कह रहे हैं गुप्त वंश, उसकी जानकारी मिलती है इस बुक से। चलें आगे। जब हम बात कर लें चोल वंश की तो याद रखिएगा चोल वंश की जो जानकारी मिलती है वो संगम साहित्य से मिलती है। किससे? संगम साहित्य से मिलती है। साउथ के जितने भी आपके ये थे डायनेस्टीज़ थी उसकी जानकारी आपको संगम साहित्य से मिलती है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की किस समिति को स्थायी मिथ्य व्ययता समिति कहते हैं? यानी कि एक परमानेंट है और सबसे कॉर्डियल रिलेशन रहता है, मिथ्य व्ययता समिति कहते हैं। ऑप्शंस क्या है? लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, प्राक्कलन समिति है या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका? प्राक्कलन समिति होगा। कौन सा? प्राक्कलन समिति। अच्छा, प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं कितने? 30 होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। कहाँ से? लोकसभा से होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, प्राक्कलन समिति में 30 लोगों का सदस्य होता है और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? ऑप्शंस है आपके पास 1567, 1575, 1563 और 1560। तो आंसर क्या होगा आपका? 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं अकबर की, तो अकबर की कुछ और विशेषताओं को ले लेते हैं। याद रखिएगा इसने दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में, है ना। और अभी देखिए तीर्थ यात्रा का कर कब खत्म किया? 1563 में। चलें, जजिया कर एक होता है जो कि तीर्थ यात्रा के लिए मुस्लिमों के लिए था, वो कब ख़त्म कर दिया आपका? 1564 में। लगातार 3 साल दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा का कर कैंसिल कर दिया और जजिया कर को भी समाप्त कर दिया लगातार 3 सालों में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा इस बुक को देख लीजिए आप बहुत ध्यान से। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शंस है आपका जयदीप मुखर्जिया, बोरिया मजुमदार, आशीष कुंद्रा और नारायण वाघुल। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है बोरिया मजुमदार। कौन है? बोरिया मजुमदार। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दान में दे दी? तो याद रखिएगा ये 12वें वर्ष में दिया है। कब दिया है? 12वें वर्ष में। अच्छा, अशोक की बात कर रहे हैं तो अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये शासन गद्दी पे कब बैठे थे? 269 BC में, है ना, ईसा मसीह के जन्म से 269 साल पहले। और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में ये लड़ाई कर लिए कलिंग वॉर 261 BC में। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही BC में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। BC का मतलब नेगेटिव साइन मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द्वितीय जैन संगति, संगति का मतलब मीटिंग, है ना, 512 में वल्लभी। अच्छा, क्वेश्चन ये है में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है संगति का मतलब आपका मीटिंग हो गया। वल्लभी है कहाँ? तो याद रखिएगा वल्लभी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें आगे क्या जानना था? जिसके अध्यक्ष हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन में देवार्धी, क्षमा श्रवण है, देवऋषि राज है, संभूति है और स्थूलभद्र है। तो आंसर क्या होगा? देवार्धी, क्षमा श्रवण। ये कौन थे? द्वितीय जैन संगति जो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी यानी कि गुजरात में, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त। अच्छा, इस्तमरारी बंदोबस्त का मतलब स्थायी बंदोबस्त, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी किस एरिया में? ऑप्शन है नासिक, पंजाब, सूरत और बिहार। तो याद रखिएगा 1793 में कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन हैं? याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन हैं? तो ये कौन होंगे? जॉन शोर होंगे। कौन होंगे? जॉन शोर जो हैं वो आपके स्थायी बंदोबस्त के जनक हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाता है? तो देखिए सबसे पहले ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं डेट, DEBT, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सारे इंग्लिश में लगभग लिखे हुए हैं। इस डेप्ट को हम लोग डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। ठीक है, टी जो है, बी जो है वो साइलेंट होता है। तो याद रखिएगा वैसा ऋण, वैसा डेप्ट जो कि आपका असंभव हो या जिसको वसूला नहीं जाए उसको हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेट कहते हैं। याद रखिएगा मैंने इस डेट का मतलब बता दिया है। इसको हम लोग डेप्ट पढ़ते थे और यही आज के डेट में डेट है, कर्ज है ये, है ना। कैसा कर्ज? जो बुरा है, यानी कि वसूला नहीं जा सकता, पैसा डूब चुका है आपका। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बेसिकली जो हम लोग ऑप्शंस आप लोग देख के आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा डिटेल बता दूं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो यूज़ था वो था आपका योजना आयोग। योजना आयोग का जो आपका फाइनल सिफारिश होता था वो कौन देता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता था। अब 1 जनवरी 2015 से जब नीति आयोग आ गया है तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि अब ये क्या कर रहे हैं। चलें अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कि इसका आपका गठन कब हुआ है। आई होप सो आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे। इसका गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है? तो आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम। कौन सा होगा? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऐसे पवन को हम लोग क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि 2023 में मिला है, 2021 के लिए 2 साल पीछे चल रहा है। अच्छा, किसको दिया गया है? सुलभ इंटरनेशनल, शेख मुजीबुर रहमान, दलाई लामा और गीता प्रेस। तो याद रखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। चलें अच्छा, जब बात कर लेते हैं 2021 के लिए, तो 2020 के लिए किसको दिया गया होगा? तो 2020 के लिए दिया गया है जो आपके बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शंस देख लें हम लोग। ऑप्शंस है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड लिथलिंगो।
आई होप सो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आपका आ गया होगा। आंसर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन से हैं? ये हैं आपके नागरिक सेवा के जनक कहलाते हैं। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अच्छा, ये अनरेस्ट का मतलब याद रखिएगा आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है ना, बेचैनी कह लीजिए आप उसको। तो क्वेश्चन ये है कि किसको कहा गया था, मतलब कौन ऐसा है जो कि असंतोष पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, है ना। ये किनको कहा गया था? ऑप्शंस है आपके पास क्या क्या? जतिन दास, बदरुद्दीन तैयबजी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, असंतोष या बेचैनी उनके अंदर होगा जो उग्र हैं। तो उग्र कौन थे इनमें से? बाल गंगाधर तिलक, है ना, जो गरम दल के नेता थे। इनको कहा गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था, है ना। तो याद रखिएगा, इनको कहा था वैलेंटाइन, जो हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन, ठीक है, सिरोल। कौन? वैलेंटाइन सिरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना मंजूरी दी? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं लीगो का फुल फॉर्म क्या है। और लीगो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है लेज़र, ठीक है, इंटर, और ये हाइफन है, इंटरफेरोमीटर, फेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, ग्रेविटेशन, क्योंकि जी का है तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड होगा, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी। तो याद रखिएगा, लेज़र, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये आपका क्या है? लीजो का फुल फॉर्म है, लीगो का। और ये कहाँ बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में बनाने का मंजूरी मिला है। कहाँ? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य था? अगेन बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा तभी हो पाएगा। मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू करना? नहीं। मौलिक अधिकारों के महत्व को समझना? बिल्कुल नहीं। राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक क्रिया पर नियंत्रित करना? याद रखिएगा, जब आपको फंडामेंटल राइट दिया गया था तो आप पागल हो गए थे। पागल होने का मतलब है आप कुछ भी कर ले रहे थे। तो वापस से एक फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है कि नहीं, आप जो है स्वतंत्रता सेनानी को या देश की इज्जत को आपको क्या करना है? संभाल के रखना है। यानी कि जो आपका राष्ट्र विरोधी काम हो रहा था फंडामेंटल राइट के आड़ में, उसको रोकना जो है वो मेन मोटिव था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कब जुड़ा है? तो याद रखिएगा 1976। किसके कहने पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन से? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जुड़ा है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 42nd यानी 42वां संविधान संशोधन था। चलें आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो याद रखेंगे, इसमें से कौन सा पुस्तक है? ऑप्शन है आपके पास द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनएकस्टम्ड अर्थ और महाश्वेता। तो याद रखेंगे, आपका जो सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक है वो कौन सा है? महाश्वेता। कौन सा है? महाश्वेता। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि फिर बाकी सब किनका लिखा हुआ है? द नेमसेक, अनएकस्टम्ड अर्थ और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये सब तीनों एक ही लोगों का लिखा हुआ है, एक ही का है। वो कौन है? झुम्पा लाहिरी। कौन है? झुम्पा लाहिरी। आपने इनका नाम सुना होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय नेताजी और सालार जंग संग्रहालय। तो आंसर क्या होगा? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है वो आपका कटक में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, जब नेताजी की बात आई तो मैं फिर से बता दूं, नेताजी किनको बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी है और 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? याद रखिएगा, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को कहते हैं और बेसिकली पूरे साल में 4 ही जगह ग्रैंड स्लैम होता है। स्टार्टिंग होता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, फिर आपका विम्बल्डन और फिर आपका यूएस। तो इन चारों में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, सबसे पुराना है आपका विम्बल्डन। विम्बल्डन कहाँ खेला जाता है? यूके में खेला जाता है। कहाँ? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं। अच्छा, पहली बार कब खेला गया था? 1877 में पहली बार यूके में यानी विम्बल्डन खेला गया ग्रैंड स्लैम टेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो याद रखेंगे, भारत जापान के साथ मिलकर चंद्रमा
चंद्रयान 4 को सफल करेगा। किसके साथ? जापान के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो देखिए हम लोग राजधानी सीधा सीधा डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई, थाईलैंड का बैंकॉक हो गया, भूटान का थिम्पू हो गया। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया का क्या हो गया आपका? प्योंगयांग। क्या हो गया? प्योंगयांग। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? अच्छा, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, बेल्जियम, चीन और डेनमार्क। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए परस्पर कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आई होप सो अगर आप बिहार के हैं तो आपको बहुत क्लियर कट पता होगा, या एक भारतीय हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि शून्य का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट और पाइथागोरस। तो आई होप सो आंसर आ गया होगा। वेरी गुड। आंसर क्या है आपका? आंसर है पाइथागोरस। क्या है? सॉरी, आंसर है आपका आर्यभट्ट। ठीक है, चलें आगे। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो आई होप सो ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को देना चाहिए। ऑप्शन महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, संतरा और नींबू सिट्रस फल माना जाता है, तो इसमें क्या है? विटामिन सी है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? यानी जो हम सोलर सेल का उपयोग कर रहे हैं, इसका एक मेन लाभ क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। मतलब आप एक जगह इसको लगा दीजिए, आराम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, इसमें और कुछ भी नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ये भी आपको पता होगा। वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपका है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन है कितना? जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको बता देना जरूरी है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है आपका 78% के आसपास क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। चलें आगे। अच्छा, बात कर लें वर्ल्ड में या यूनिवर्स की बात कर लें। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? तो याद रखिएगा, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम है। याद रखिएगा, यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है, और फिर सेकेंड नंबर में हीलियम है, और इसका एक एग्जाम्पल आपका सन है, सूर्य है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो वेग क्या होगा? ऑप्शन में ये छूटा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो याद रखिएगा, नियत त्वरण का मतलब हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से वो बढ़ता जाएगा हर एक टाइम इंटरवल पे। तो जब सेम टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ क्या है? आप क्या स्क्वायर के टर्म में चलेगा, वो कभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये क्या होगा? स्क्वायर कौन सा होगा? सीधे समय के साथ समानुपाती, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। क्लियर? 54 का आंसर नंबर क्या है आपका? आंसर ए है, सीधे समय के साथ वर्ग का समानुपाती, है ना। यानी टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वेग है। कब? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है, यह डैश की ओर संकीर्ण होता जाता है। तो देखिए, जब पारिस्थितिकी की बात करेंगे, ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है प्रोड्यूसर का, जो आपके हैं पेड़ पौधे लोग हैं, है ना। फिर क्या? प्राइमरी कंज्यूमर का, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का, टर्सरी कंज्यूमर का। देखिए, आपको धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है? तो आपको पता है एनर्जी लेवल 1/10 होता है। मतलब अगर सूर्य से प्लांट में जिसको मिला है उससे फर्स्ट जो आपका कंज्यूमर होगा उसमें 1/10 मिलेगा, फिर अगला जो होगा वो 1/10 मिलेगा, इस तरह से। तो ये क्या होता है? शीर्ष की ओर संकीर्ण होती जाती है। किधर? शीर्ष की ओर, यानी ऊपर बढ़ते जाइए और आपका क्या होगा? जो पिरामिड है वो धीरे धीरे संकीर्ण होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट के पास जितनी एनर्जी है उसका अगर हम लोग प्लांट सीधा सीधा खा लेते हैं तो उसका 1/10 मिलता है हम लोग को। ये किसने बताया था? तो याद रखिएगा, ये लिंडेमान ने बताया था। क्या बताया था? लिंडेमान एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये बताया था कि जो आपका एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा क्या होता है? 1/10 होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य से ऊष्मा लेती है और 27 डिग्री सेल्सियस पे वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देती है।
इंजन की क्षमता क्या होगी? तो देखिए इंजन की क्षमता होगी जितना इंजन ने कंज्यूम किया है। क्या किया है? कंज्यूम किया है। तो सबसे पहले क्षमता निकालने के लिए हम लोग को इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग को 273 ऐड करना होगा दोनों में, क्योंकि हम लोग को पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, है ना। 0.15 भी होता है, उसको इग्नोर कर दें। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 और यहाँ से ऐड करेंगे तो आएगा 300। तो देखिए कितना कंज्यूम किया, जितना कंज्यूम किया उतना उसकी क्षमता होगी, बाकी को तो रिफ्लेक्ट कर दिया इसने। तो कंज्यूम किया 500, तो 500 कंज्यूम किया आउट ऑफ 800, है ना, और इनटू 100। तो देखिए जब आप इसको कट करेंगे तो आ गया 5/8। और जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि 1/8 का वैल्यू है 12.5, कितना होता है? 12.5%। 5/8 का वैल्यू क्या होगा? 62.5%, यानी कि आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर होगा 62.5%। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बताया था, उसका आंसर इंग्लिश में लेटेक्स दिया हुआ था। क्या हुआ था? लेटेक्स। और यहाँ पे आंसर क्या होगा? छाल होगा। याद रखिएगा, तना का सूखा हुआ पार्ट जब बाहर निकलने लगता है तो उसको हम छाल कहते हैं। तो यही आपका लेटेक्स कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? छाल होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देता है। तो याद रखिएगा, सुक्रोज जो है वो शर्करा को किस में बदलता है? आपको क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, है ना, ग्लैक्टोज में, प्रोटोज में और अमीनो एसिड में। तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। कौन सा? सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को तोड़ देता है, यानी कि चीनी को तोड़ता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए आप शायद बचपन में वो घोड़ा वाला घूमने वाला पे चढ़े हों, है ना, जिसमें एक बीच में ऐसे एक रड होता है, ठीक है, और यहाँ पर जॉइंट रहता है अलग अलग धागा, और यहाँ पे आप क्या अलग अलग धागे पे बैठ के इस पर घूमते हैं। जब इसका स्पीड तेज होता है तो आप फील करेंगे कि आप वेटलेस महसूस करते हैं, आपको लगता है शरीर में भार नहीं है, अब आप बाहर की ओर चले जाएंगे। तो वैसे ही अगर अर्थ तेज़ी से घूमने लगेगा, जब अर्थ तेज़ी से घूमने लगेगा तो आपको भार में क्या होगी महसूस होगी? कमी। क्या महसूस होगी? कम होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यूरेसिल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है डीएनए में, केंद्रक में, लीवर में और आरएनए में। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। कहाँ? आरएनए में। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं वो मैंने शायद आपको एक बार बताया था, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। जब कोई भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि स्पर्श मीडियम से डेंस मीडियम में आता है तो ये अंदर की ओर झुकता है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है जब सघन से आपका विरल में जाए। फर्स्ट वाले में याद रखिएगा, ऊपर में विरल था और नीचे आपका सघन था, ठीक है। अभी क्या है? जस्ट इसका उल्टा है, ऊपर में आपका सघन है और नीचे क्या है? आपका विरल है। तो इस सिचुएशन में जब लाइट जाएगा तो अपने जो आपका ये मेन इसका पाथ था इससे दूर हट के इधर जाएगा। इसका एक सिचुएशन आता है जब ये डेविएशन यहाँ चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते थे क्रांतिक कोण। और जब इससे भी ऊपर चला जाएगा, जब क्रांतिक कोण से ऊपर चला जाएगा, तो ये वो सिचुएशन है जब आपका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिराज बनता है। जो रोड पर गर्मी के समय में हम लोग को लगता है पानी है, चमक रहा है, वो आपका इसी की वजह से होता है। चलें अब हम बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सी घटना जो होता है वो इसकी वजह से होता है। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा आपका? हीरो का चमकना। हीरो को इस एंगल पे कट किया जाता है कि उसके अंदर जाने के बाद वो पूरा का पूरा लौटा देता है। तो इसलिए हीरा क्या करता है? शाइन करता है। नेचुरली जितना आपके पास लाइट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही शाइन करता है। कौन? हीरा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंदर आता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है आपके पास स्टिंगरे, टर्टल, ऑक्टोपस और मस्का। आंसर क्या है आपका? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का ग्रुप का एक जीव है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। तो देखिए, पैराशूट के साथ जब नीचे उतरता है तो उसका वेग कैसा है? क्रांतिक वेग है, सीमांत वेग है, गुरुत्वीय त्वरण के साथ संतुलन द्वारा है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीमांत वेग बोलेंगे। एक सर्टेन लिमिट तक ही उसका स्पीड होता है, उस हिसाब से वो धीरे धीरे नीचे आता जाता है। चलें नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? देखिए, थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी का पहला नियम जो मैंने आपको कल वाले सेट में बताया था उसमें यही है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है।
तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है क्या है, तो आई होप सो आपका इसका आंसर आ गया होगा। वेरी गुड। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सितार चाहिए। क्या चाहिए, सितार चाहिए। सितार क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसमें पूछ सकते हैं कि लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर बेसिकली आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है ना, उसको तार से हम लोग जोड़ते हैं तो साउंड देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा बोरेक्स के सूत्र में हम लोगों को रटना पड़ता था पहले, है ना, वैसे ही आप 2-4 बार इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे बोरेक्स को सुहागा कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, सुहागा। चलें, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए सारा का सारा सिमिलर लग रहा है, तो ऐसे याद रखिए 2, 4, 7 और 10, ठीक है। Na2B4O7 × 10H2O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुहागा बोलेंगे, बोरेक्स बोलेंगे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर गैस बोलते किसको हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और प्लस में आपका क्या है, प्लस में है आपका नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, आपका प्रोड्यूसर गैस बनता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोड्यूसर गैस कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और इसमें आपको पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, तो याद रखेंगे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 60%। कितना होता है, 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में से कौन नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो भोजन को जहरीला नहीं बनाता है ना, तो आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका हीमोफिलस पर्टुसिस। क्या है, हीमोफिलस पर्टुसिस। अच्छा ये क्या है, तो याद रखिएगा इसी की वजह से, हीमोफिलस पर्टुसिस की वजह से क्या होता है, आपको काली खांसी होती है। क्या होती है, काली खांसी होती है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा जब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि इससे आपका जो है विषाक्त नहीं है, इसका मतलब ये साल्मोनेला और स्टेफिलोकाकी और क्लास्ट्रीडियम, ये तीनों क्या होता है, भोजन को जहरीला बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी और चंद्रमा कह रहा है, तो चंद्रमा है तो या तो लूनर होगा या तो अर्थ होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में नज़र आ रहा है सिस लूनर, है ना, यहाँ आपको दिख रहा है सिस लूनर, इसी को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं क्लास को, उनको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब तक याद हो जाना चाहिए। ऐसे मैं बता दूं, ये आंसर क्या है आपका, फेरस ऑक्साइड है, FeO। क्या है, फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड को अगर कांच में मिलाया जाए तो क्या होगा, कांच का रंग हरा हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम किसका है, चार्ल्स का है, बॉयल का है, दाब से है या ग्रीम्स है। तो याद रखेंगे आपका ये जो क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, देखिए टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है, और आप क्या करेंगे उसके दाब को यानी प्रेशर को प्रेशर के विपरीत है। यानी अगर सोचिए LPG के बारे में सोचिए, LPG क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो एक कॉम्प्रेस्ड गैस है, उसको दबाव बनाया गया। अगर बाहर का टेम्परेचर फिक्स रखा जाए, दबाव को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटता जाएगा, तो इसको बोले व्युत्क्रमानुपाती। प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बॉयल का नियम। क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बॉयल का नियम यही कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, आवेग, भार और घनत्व। तो याद रखेंगे विस्थापन डायरेक्शन है, सिमिलरली भार mg होता है, उसमें भी डायरेक्शन है। घनत्व एक ऐसा है डेंसिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो एक क्या है, अदिश राशि है। चलें नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी की ज़रूरत इनमें से किसको होती है, तो ग्राफिक्स को भी, इमेजिंग को भी, ध्वनि को भी। आंसर क्या होगा, तीनों होगा। क्या आंसर होगा, तीनों। नेक्स्ट है आपका क्या, ताप नियंत्रक एवं पेशीय संकुचन निम्न में से किस ऊतक के द्वारा होता है। तो देखिए आपको कह रहा है ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, ऊतक पूछ रहा है। तो ऊतक कौन सा होगा, ऑप्शन है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। तो आंसर क्या होगा, संयोजी ऊतक होगा। अच्छा हम लोग बात कर लें संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं। जैसे ब्लड क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, हर चीज़ को एक दूसरे से
फ्लो करते हुए चला जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, कौन सा युग्म असत्य है? तो देखिए आपसे पूछ रहा है, अच्छा विटामिन का नेम पूछा जा रहा है और उसका साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है ना। तो देखिए हम लोग बात कर ले विटामिन B12, तो B12 को हम लोग साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, तो पहला क्या होगा? सही होगा। सेकंड क्या है आपका? विटामिन B6, तो B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है? विटामिन E, उसको कहते हैं टोकोफेरॉल, ये आपका गलत है, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर क्वेश्चन ये आता है कि राइबोफ्लोविन जो लिखा हुआ है ये किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं B2 को। क्या बोलते हैं? B2 को हम लोग राइबोफ्लोविन कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप लोग को एक जगह लिखकर याद कर लेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? ई होगा। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में भरा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे हल्का गैस क्या है आपका? गैस अगर इस तीनों में बात करें तो आपका क्या है? हीलियम है, जो वायुयान में भरा जाता था पहले, है ना। अभी क्या है? अभी नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा है, तो हम लोग नाइट्रोजन को ही हवा में फिलअप कर देते हैं। आप देख रहे होंगे रिसेंट में बाइक वगैरह अगर जाते हैं आप पेट्रोल पंप पे गैस भराने के लिए, तो वहाँ लिखा रहता है नाइट्रोजन गैस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैथ्स के हम लोग 2-4 क्वेश्चन को आज देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा रूड संख्या है? रूड का मतलब याद रखिएगा, जो इंग्लिश वाले हैं उनको हम लोग कहेंगे रूड को बोलेंगे प्राइम नंबर। कौन किससे नहीं कटता है? और फिर मैं कहूँगा कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते चले जाइए। देखिए ये जो है आपका 11 गुना 17 है, ये आपका 17 गुना 7 है, ये आपका 19 गुना 13 है, और ये आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। चलें नेक्स्ट ये क्वेश्चन अब आप लोग बना लेंगे। निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए का सही क्रम है ना? इसको आप लोग बना लें। मेरे हिसाब से इसको बनाने का कई सारा ट्रिक आपको यूट्यूब पे बताया, लेकिन वो सारा का सारा ट्रिक क्या है? बेकार ट्रिक है मेरे हिसाब से। आप क्या करेंगे? इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। सारा का ऑप्शन सेम है, तो मैं इसको डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ। सपोज दैट पहला मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया, ये आ गया 0.7, पॉइंट जैसे डाला तो ऊपर 50 हो गया, तो 7 डाल दिया। इसको देखा पॉइंट डाला तो 9 डाल सकते हैं, 9 नहीं डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 88 64। इसको देखा ये भी 0.8 हो सकता है, तो ये तो पता है कि ये सबसे छोटा है, ये पहला वाला है। अब फाइट इन दोनों का है, तो हमने देखा यहाँ पर आपका 0.8 के बाद क्या आ गया? 8 8 जा 64, तो 6 आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ 8 को 7 से भाग दे रहा हूँ, डेसिमल डाला 70 हो गया, 8 बार में ये 64 आ गया, और फिर ये 6 आ गया, 0 आ गया, तो 7 टाइम में 56 आ गया। सिमिलरली जब इसको कर रहे हैं तो 0.8 टाइम में 88 आ रहा है, रिमेनिंग 2 बच रहा है, 2 का मतलब 20, तो यानी 1 आएगा। तो यानी ये तय हो गया कि पहला 5/7 होगा, दूसरा 9/11 होगा, तीसरा 7/8 होगा। आंसर क्या है? पहला नंबर सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग रास्ते के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है, तो 8:20 के बाद कितनी देर में बदलेगी? यानी कि सीधा सीधा आपको क्या करना है? तीनों का एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने का भी मैंने शॉर्टकट बता रखा है, समझिए क्या है। 48, 72 और 108 किससे कट रहा है? सबसे पहला तो मुझे पता है ये टोटल तीनों का तीनों 12 से कैंसिल हो रहा है, तो 12 अगर मैं ले लूँ यहाँ से, फर्स्ट वाले राउंड से 12 ले लिया मैंने, तो हमारे पास बचा 4, 12 6 72, 12 9 108। अब क्वेश्चन है कि इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम मेरे हिसाब से 36 होगा। 36 पे ये तीनों का तीनों नंबर कट रहा है, तो 36 गुना अगर 42 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432 सेकेंड। कितना? 432 सेकेंड। और इसको मिनट में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 मिनट 12 सेकेंड। कितना आएगा? 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि 8:20 में अगर ख़त्म हुआ था तो 8:27 में हमारा दोबारा बजेगा। क्लियर? इतना तेज़ आपको एलसीएम निकालना है, मैंने बताया तभी, नहीं तो और जल्दी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसको देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप पहले का प्रोसेस कर लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 12। क्या आ गया? 108, ठीक है, डिवाइड 36 गुना 1/3। पहले तो आपका क्या होगा? ऑफ का प्रोसेस होगा, और ऑफ का प्रोसेस में पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या लेंगे? 12 ले आएंगे, और 12 इससे कितने टाइम में कटेगा? 9 टाइम में कटेगा, 9 टाइम में प्लस। अब ये रिमेनिंग क्या है आपका? 2/5 इंटू 4 3 12 3 15/2, यानी कि 2/5 और गुना 15/4। देखिए 2 से 2 टाइम में कैंसिल, ये इसको कट गया कितने? 3 टाइम में, तो 1.5 आया। तो 9 और 1.5 है ना, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10.5। देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे और आंसर 3 ले आएंगे, 3 इंटू 1/3 करके 1 ले आएंगे, जो गलत है। पहले प्रोसेस किसका होगा? ऑफ का,
तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको कट करके 12 ले आएगा, और 12 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अंडर रूट इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें मैं सिखाता हूँ लोगों को क्या कि अगर आपका ये 12 कोई दो सक्सेसिव का मल्टीपल हो, 3 × 4 देख रहे हैं, दो सक्सेसिव का मल्टीपल है, तो आंसर अगर प्लस है तो बड़ा वाला होगा, और माइनस रहता अगर सपोज दैट इसी क्वेश्चन में 12 माइनस अंडर रूट 12 ये ऐसे इन्फिनिटी तक रहता तो इसका आंसर ये छोटा वाला होता 3, लेकिन अभी क्या है प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा 4 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन की दर 4 से 5% बढ़ गए, है ना? कितना बढ़ा? देखिए 25%। अब आप सोच रहे होंगे 25% कैसे आया? 4 से 1 रुपया बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ा तो कितना, एक जो है वो 4 का कितना है 1/4 यानी कि 25%। अच्छा 25% से बढ़ा है तो वापस कितना कम कर दें कि हमारा नील हो जाए? तो मैं हमेशा सिखाता हूँ लोगों को कि अगर 1/4 से बढ़ रहा है तो घटेगा 1/5 से, ठीक है? ये एक आकर नीचे ऐड हो जाता है, तो 1/5 का वैल्यू 20% है, आंसर क्या होगा 20% होगा। चलें नेक्स्ट, अब ये दो क्वेश्चन है आपको 82 और 83, ये आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को कमेंट में डाल देंगे। चलिए ऑल ऑफ यू, आई होप सो सेट में आपको आनंद आ रहा होगा। आपके फीडबैक को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।